हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता ज़ेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट। क्लास 12 के अकाउंट में चैप्टर 13 से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। थ्योरी भी इसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेन की है, आपको बताया है काउंटिंग रेशियोज क्या होते हैं, लेखांकन अनुपात क्या होते हैं, क्या उद्देश्य है लेखांकन अनुपात को निकालने का, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आपको पूछे जाते हैं 25 मार्क्स के। ये जो 25 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सभी चैप्टर्स में से अलग अलग अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में से भी कुछ आपको पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, तो उसके लिए हमें कुछ ऑब्जेक्टिव जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से वो देखना है। सबसे पहले हम करेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चंस हमको दिए हैं, उनके 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो सही है उसके ऊपर हमको टिक लगाना है। सबसे पहला है हमारा, चालू संपत्तियों तथा चालू दायित्वों के लिए आदर्श अनुपात माना जाता है। चालू संपत्ति मतलब करंट असेट्स और चालू दायित्व मतलब करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज और करंट असेट्स का जो अनुपात होता है वो आदर्श कौन सा माना जाता है? आदर्श मतलब जो अच्छा माना जाता है, जो आइडियल रेशो होता है, जो सफिशिएंट होता है, वो कौन सा होता है? तो जब मैंने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी आपको, तब आपको मैंने बताया था कि चालू अनुपात अगर 2:1 होता है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2:1। ये इसके ऊपर हम टिक कर देंगे। 2:1 इसमें आदर्श अनुपात माना जाता है। इसी तरह से सेकंड देखिए आप, आदर्श तरल अनुपात होना चाहिए। तरल अनुपात मतलब लिक्विड रेशो या क्विक रेशो भी इसको कहा जाता है। आदर्श तरल अनुपात होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए कि 1:1 होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए या 2:3 होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए तरल अनुपात क्या होता है। तरल अनुपात जो कंपनी की तरलता मतलब उसके पास कितना कैश अवेलेबल है, जब उसको तुरंत भविष्य में भुगतान करना पड़ जाता है तो क्या उसके पास इतना कैश उपलब्ध है कि वो तुरंत उसका भुगतान कर सके। तो इसके लिए कंपनी की जो तरल संपत्तियां हैं वो और जो उसकी करंट लायबिलिटीज है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होना चाहिए मतलब 1:1 का रेशो उसका होना चाहिए। तो इसका अनुपात, तो इसका आंसर हो जाएगा D 1:1, 1:1। इसके बाद थर्ड वाला देखिए, आदर्श ऋण समता अनुपात। आदर्श ऋण समता अनुपात माना जाता है। ऋण समता अनुपात मतलब डेब्ट इक्विटी रेशो, जो लॉन्ग टर्म लोन की कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी को शो करता है। सॉल्वेंसी रेशो में आता है। तो इसका भी जो अनुपात होता है वो 1:1 माना जाता है। आइडियल कि अगर डेब्ट इक्विटी रेशो 1:1 है तो वो आइडियल रेशो है, आदर्श अनुपात है। मतलब फर्म जो है वो दीर्घ अवधि में अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम है, इतना फंड उसके पास उपलब्ध है। अनुपात विश्लेषण है विनियोग को मापने का उपकरण, साख योग्यता को मापने का उपकरण, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का शक्तिशाली उपकरण और वित्तीय सुदृढ़ता को मापने का उपकरण। तो हमने पढ़ा था कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का सबसे शक्तिशाली उपकरण है ये। इससे किसी भी संस्था की वित्तीय स्थिति की जानकारी मिल जाती है, उसकी तरलता की जानकारी मिल जाती है, उसकी अर्जन क्षमता की जानकारी मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का शक्तिशाली उपकरण। इसके बाद अगला है हमारा चालू अनुपात। किसका मापक है? चालू अनुपात मतलब करंट रेशो। करंट रेशो मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी रेशो में आता है, मतलब तरलता अनुपात में आता है। तरलता अनुपात के अंतर्गत हम 2 अनुपात निकालते हैं,
पहला अनुपात चालू अनुपात और दूसरा अनुपात तरल अनुपात, है ना। तो ये किसका सूचक हो गया, किसका मापक हो गया, तरलता का। तरलता मतलब व्यापार की भुगतान करने की क्षमता। अगर उसको निकट भविष्य में भुगतान करना पड़ जाए तो क्या उसके पास इतनी संपत्तियां हैं कि वो उनको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सके। तो ये थे हमारे सही विकल्प जो अभी हमने सॉल्व किए। अब हम अगला जो क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ये दिए गए हमको, इसमें जो खाली जगह है उसमें क्या सुटेबल वर्ड आपको लिखना है वो बताना है। अब सबसे पहला ये है हमारा कि बेचे गए माल की लागत, ये फार्मूला है, इक्वल टू डैश माइनस सकल लाभ। मतलब बेचे गए माल की लागत कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका फार्मूला माइनस सकल लाभ। तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो तो एक फार्मूला तो मैंने आपको पहले बताया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं, आपको दिया गया है सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करके बेचे गए माल की लागत मतलब COGS को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, शुद्ध विक्रय। ये आ जाएगा हमारा शुद्ध विक्रय माइनस सकल लाभ बराबर बेचे गए माल की लागत। अनुपात विश्लेषण दो मदों के बीच डैश संबंध को अभिव्यक्त करता है। अनुपात विश्लेषण दो मदों के बीच गणितीय संबंध को स्थापित करता है। कौन से संबंध को स्थापित करता है, गणितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर गणितीय। इसके बाद अगला है 100 माइनस शुद्ध लाभ अनुपात के बराबर होता है। कौन से अनुपात के बराबर होता है, ये संचालन व्यय। यहां लिख देंगे हम संचालन व्यय। हंड्रेड माइनस शुद्ध लाभ अनुपात संचालन व्यय के बराबर होता है। चालू अनुपात एक संस्था की डैश मापता है। क्या मापता है, दीर्घकालीन शोधन क्षमता। इसका आंसर होगा दीर्घकालीन शोधन क्षमता। तरल अनुपात डैश अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम दूसरा उसने पूछा है हमसे, तो हम लिख देंगे इसको अम्ल परीक्षण अनुपात। मतलब इसको लिक्विड रेशो को हम एसिड टेस्ट रेशो अम्ल परीक्षण अनुपात के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान जिसमें बेचे गए माल की लागत का सूत्र है शुद्ध विक्रय माइनस सकल लाभ। अनुपात विश्लेषण दो मदों के बीच गणितीय संबंध को स्थापित करता है। 100 माइनस शुद्ध लाभ अनुपात संचालन व्यय के बराबर होता है। चालू अनुपात एक संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता को मापता है और तरल अनुपात को अम्ल परीक्षण अनुपात भी कहा जाता है। तो ये हमने रिक्त स्थान सॉल्व किए। अब इसके बाद के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे 1 वर्ड्स हैं, एक शब्दों में उत्तर दीजिए, वो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।